ये मनुष्य भी कितने पागल होते हैं, सारा जीवन किस्मत किस्मत रोते रहते ना। इनको ये नहीं पता कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, होता है तो बस पैसा, पैसे से ही किस्मत बनती है। अरे मलिक यार, तू फिर वही बात कर रहा है। तू बार बार कहता है कि पैसा किस्मत बनाता है, लेकिन अगर किस्मत ना हो तो पैसा भी हाथ नहीं लगता। देख, मैं साबित कर दूंगा कि किस्मत पहले आती है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? तू तो कोई इंसान नहीं, तू तो खुद एक जिन्न है जो 1000 सालों से मेरे साथ ही भटक रहा है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मैंने बहुतों को सोने चांदी और जेवरात दिए, पर वो संभाल नहीं पाते, जबकि वो इंसान जिनके किस्मत में ये सब लिखा होता है उसे मिल जाता है और जीवन भर उसके साथ ही रहता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक तालाब के किनारे 2 प्राचीन जिन्न रहते थे। एक का नाम था जफर, जो मानता था कि किस्मत सब कुछ तय करती है, पैसा तो बस उसका फल है। दूसरा था मलिक, जो कहता था कि पैसा ही किस्मत बनाता है, बिना पैसे के किस्मत भी बेकार है। वो अक्सर इस बात पे लड़ते रहते थे। दोनों जिन्न आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उस तालाब के किनारे केशवनगर राज्य का एक गरीब मछुआरा कन्हैया अपना जाल कंधे पे लिए धीरे धीरे चला आ रहा था। उसके चेहरे पे भूख और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, तुमने मुझे क्या किस्मत दी है। ऐसी किस्मत भूल के भी किसी और को ना मिले। मैं और मेरा परिवार 3 दिन से भूखे हैं, और अगर आज भी मछली नहीं मिली तो शायद आज का दिन भी हमें भूखे पेट ही बिताना होगा ना। जाने भगवान मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है। मछुआरा तालाब के किनारे अपनी किस्मत पर रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे उसका फल नहीं मिल रहा था, और इसी की शिकायत वो भगवान से कर रहा था। दोनों जिन्न उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जबर, क्यों ना हम दोनों इस मछुआरे पर ही एक एक्सपेरिमेंट करें। किस्मत बड़ी है या पैसा, इसका पता लगाने के लिए इससे अच्छा इंसान हमें नहीं मिलेगा। हम इसे थोड़ा सा धन देंगे जिससे कि ये उसे अपने काम में लगा सके और धनवान हो सके। अगर ये हमारे दिए हुए पैसे से अपनी किस्मत बदलता है तो हम समझेंगे कि पैसे से किस्मत बनती है। अगर वो हमारे दिए हुए धन को खर्च कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि धन से किस्मत नहीं बनती। हाँ ठीक है, ये मछुआरा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि ये गरीब और निर्धन है। हमें ऐसे ही किसी आदमी की तलाश थी, लेकिन इस शर्त में जो हारेगा उसे जीतने वाले की 1000 सालों तक सेवा करनी होगी। तू तो बस सपनों में जीता है जफर। मैं दिखा दूंगा कि अगर पहले पैसा दे दिया जाए तो इंसान खुद अपनी किस्मत बदल लेगा। सपने में मैं नहीं, तू जीता है मेरे दोस्त। अगर हम किसी को पैसे दे दें और उसकी किस्मत में ना हो तो या तो वो भटक जाएगा और या फिर उसे संभाल नहीं पाएगा, और आखिर में उसे गरीबी में ही अपना जीवन बिताना होगा। दोनों जिन दोबारा से लड़ने लगे। उधर मछुआरे को अपना जाल डाले हुए काफी समय हो गया था। उसने बड़े ही बेमन से जाल को खींचना शुरू किया, और जैसे उसकी किस्मत खराब थी, उसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी। वो काफी देर वहीं पे चुपचाप खड़ा रहा और फिर दोबारा से अपनी किस्मत आजमाई, और इस बार उसके जाल में 3 छोटी मछलियां फंसी। हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रूठे हुए हैं। सुबह से शाम तक की मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ 3 मछली ही हाथ लगी है। मैं बहुत अभागा हूं प्रभु। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे आज इसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन कल का काम कैसे चलेगा? अब तो तालाब पर भी मछलियां कम हो गई हैं। शायद मुझे अब बड़ी नदी की तरफ रुख करना पड़ेगा। मछुआरा अपना जाल कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ गया, और दोनों जिन्न अदृश्य होकर कन्हैया के पीछे पीछे उसके छोटे से झोपड़े तक पहुंच गए। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? आपका ये उतरा हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बताइए क्या हुआ है? मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ मोहिनी। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उस मेहनत का फल नहीं मिलता। अरे अच्छा, जीवन तो दूर की बात है, मैं अभागा अपना और अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये किसी दुर्दशा है। आप ज्यादा मत सोचिए। आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
चलिए जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। मैंने आज सेठानी के घर में काम करके थोड़े से चावल ले आई हूँ। आज मछली चावल खाकर ही गुजरा कर लेते हैं। कल किसी और तालाब की तलाश करना। मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे चंपीर तालाब की तरफ ही जाना होगा। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा, नहीं तो बहुत ही जल्द हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम्हारा क्या विचार है इस पर? क्या आप उस चंपीर तालाब पर जाएंगे? वही काला तालाब जहाँ पे कहीं से भी किसी भी वक्त कोई भी खतरा आ सकता है। नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। मैं आपको वहाँ जाने नहीं दूंगी। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, पर आप वहाँ मत जाइए। मोहिनी और कन्हैया बात करते करते सो जाते हैं, इस उम्मीद में कि कल कुछ अच्छा होगा। तभी वहाँ दोनों जिन्न प्रकट होते हैं। कन्हैया उस तालाब के पास जाने की बात कर रहा है। ये वही चंपीर तालाब है जहाँ काली शक्तियों का सबसे बड़ा सरगना काल राक्षस रहता है। अगर ये वहां जाएगा तो इस पर और मुसीबत आ सकती है। शायद ये अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, इसलिए हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। हाँ जफर, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कन्हैया बहुत ही नेक दिल का आदमी है। हम जानबूझकर उसे मौत के रास्ते में नहीं भेज सकते। वह काली शक्तियों का सरगना काल राक्षस हम पर भी भारी पड़ सकता है। अगर उसे पता चल जाए कि हम कन्हैया की मदद कर रहे हैं तो वह ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वह गरीब लोगों को लालच देकर फंसाता है, और गरीब लोगों का लालच ही काल राक्षस की ताकत है। वो उसी पे जीवित रहता है। फिर जिन्न कन्हैया के तकिए के नीचे एक सोने का सिक्का रख देता है। देखो जफर, मैंने इसे एक सोने का सिक्का दे दिया है। अब ये इस धन का उपयोग करके अपनी किस्मत खुद ही बदलेगा, और तुम देखना, तुम्हें मेरी 1000 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। जफर मुस्कुराता है और दोनों जिन्न वहां से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह मोहिनी कन्हैया के पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, उठ जाइए, सवेरा हो गया है। और क्या आज आपको मछली पकड़ने नहीं जाना? नहीं मोहिनी, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरा शरीर दर्द के मारे चूर हो रहा है, इसीलिए मैं आज देर तक सो रहा हूँ। आज मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा। मोहिनी कन्हैया के पास बैठ जाती है। उसे स्पर्श करते ही उसे बहुत ही तेज बुखार का आभास होता है। अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है। ऐसा लगता है आपका शरीर के अंदर कोई भट्टी जल रही हो। आप बिल्कुल आराम कीजिए और काम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपके लिए थोड़ी देर में दाल चावल बना दूंगी। फिर अचानक मोहिनी की नजर तकिए के पास एक चमकदार चीज पर पड़ी। ये वही सोने का सिक्का था जो जिन्न ने कन्हैया के तकिए के नीचे रखा था। अरे ये कहां से आया? ये तो एक सोने का सिक्का है, पर कल रात को जब मैं सोया था तब तो ये यहां नहीं था। ये यहां कैसे आया? क्या हमें इस रखना चाहिए? कहीं इसको रखने कुछ नुकसान तो नहीं होगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता कि हमें इसे अपने पास रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक रहस्यमय सोने का सिक्का है। मोहिनी और कन्हैया बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कन्हैया का पुराना दोस्त हरिया घर के अंदर आता है। अरे भाई कन्हैया, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं हरिया, बस बदन टूट रहा है। कल पूरे दिन मैंने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए शायद थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बताओ हरिया, आज बड़े दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। तुम्हारे घर पे सब ठीक तो है ना? बस भाई, सब कहने को ही ठीक है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मेरी हालत तो इतनी खराब है कि मैं मछली भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मेरा जाल ही फट गया है और उसे ठीक करवाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूं। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना जाल ठीक करवा सकूं। हरिया, तुम मेरे प्रिय दोस्त हो। हम दोनों बचपन से साथ हैं और मेरी हालत तुमसे छुपी हुई नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसे ही गरीबी में जी रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। कन्हैया ने सोने का सिक्का हरिया की तरफ बढ़ा दिया। सिक्का देखते ही हरिया की आंखें खुली कि खुली रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई बहुमूल्य सिक्का मालूम पड़ता है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? इसे तो तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। ये तुम्हारी किस्मत का सिक्का है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? ये कोई मामूली सिक्का नहीं है।
बल्कि असली सोने का सिक्का है। ये रहस्यमयी तरीके से मेरे तकिए के पास मिला है और मुझे लगता है कि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, इसलिए इसे तुम ही रखो और अपनी बेटी की दवा करवाओ और अपना जाल भी ठीक करवा लो। मैं तो आज मछली पकड़ने जा नहीं सकता, इसलिए तुम ही जाओ। बस मुझे शाम को एक मछली दे जाना ताकि मैं भी भूखे पेट न सो। कन्हैया, तुम सच्चे मित्र हो। तुम्हारे पास एक ही सिक्का था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आज शाम को सबसे अच्छी मछली मैं तुम्हें ही दूंगा। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ। हरिया सोने का सिक्का लेके वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहिनी कन्हैया से बोली, अरे क्या आप पागल हो गए हैं सर? जो सोने का सिक्का आपको मिला था वो अपने अपने दोस्त को ऐसे ही दे दिया? अपने और हमारे परिवार के बारे में तो सोच लेते कि हम कितने तकलीफ से गुजर रहे हैं। अरे मोहिनी, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन मुझे मेरे किस्मत पे भरोसा है। इस एक सिक्के से हम ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता खाना खा सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या करते? इसलिए मैंने वो हरिया को दे दिया ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। और अगर हमारे किस्मत में सुख, समृद्धि और धन लिखा है तो उसे हमसे कोई नहीं ले सकता। एक ना एक दिन वो हमें जरूर मिल जाएगा। बस हमें उस दिन का इंतजार करना है। पर वो दिन कब आएगा मुझे तो आपका कुछ समझ नहीं आता। मैंने आपके जैसे बेवकूफ आदमी नहीं देखा। हाथ आए धन को आपने ऐसे ही अपने मित्र को दे दिया। आपको जो करना है करो, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना। मोहिनी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती और घने जंगल की तरफ निकल जाती है। पता नहीं ये आदमी इतना दानवीर क्यों बन जाता है। मुझे तो लगता है इसके इसी आदत की वजह से ये बाकी मछुआरों में से सबसे गरीब है। मैं तो इस आदमी से शादी करके नरक भोग रही हूँ। न जाने कब ही कुछ बदलेगा या मुझे सारा जीवन ऐसे ही बिताना होगा। शाम को कन्हैया का दोस्त हरिया एक बड़ी सी मछली के साथ कन्हैया के घर लौटता है। वह मछली को देते हुए कहता है, ये लो मेरे दोस्त, ये मैं सबसे बड़ी मछली तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। अरे कोई बात नहीं हरिया, तुम मेरे बचपन के दोस्तों और यह करना मेरा कर्तव्य था। मोहिनी, ये लो, ये मछली अंदर ले जाओ। मोहिनी मछली को लेकर अंदर चली जाती है और जैसे ही उसे बीच से काटती है उसमें से एक चमचमाता हुआ हीरा निकलता है। मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, इस मछली के पेट में से ये तेज रोशनी कैसे आ रही है? ये तो कोई बहुमूल्य हीरा मालूम पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? कल सोने का सिक्का मिला, आज हीरा मिला। क्या ये कोई चमत्कार है? क्या हमारे दिन सुधरने वाले हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ मोहिनी कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है हमारे साथ। ये हमारा ही भाग्य है। हमें पहले एक सोने का सिक्का मिला था और हमने उसे हरिया को दे दिया था उसकी मदद करने के लिए। और देखो आज उसी की दी हुई मछली से ये बहुमूल्य हीरा निकला है ना? ये एक चमत्कार। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह की बात है। राजमहल में काम करने वाली एक दासी भारती अपने अपने घर से राजमहल की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो अपने घर के बाहर एक बहुमूल्य पत्थर के साथ खेल रही थी, जिसमें से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और उस बच्ची से पूछ बैठी, ए लड़की, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? क्या तुमने कहीं से चुराया है? नहीं नहीं, ये पत्थर मुझे मेरे पिताजी ने दिया है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो अनमोल रतन है। दासी लालच में आ गई। वो अपने मन के भाव को छुपाते हुए बोली, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहलाने के लिए ऐसा कहा होगा। अगर यह इतना ही अनमोल होता तो यह पत्थर वह तुम्हें क्यों देते? मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे खेलने के लिए ये पत्थर दिया है। जब इससे खेल के मेरा मन भर जाएगा तो मैं पत्थर वापस से अपने घर में रख दूंगी। नहीं बेटी, यह कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं है। तुम यह मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें राजमहल से मिठाई ला कर दूंगी। अगर ये कोई अनमोल पत्थर नहीं है तो तुम इसे लेकर क्या करोगी? तुम मुझसे क्यों मांग रही हो इसे? भारती के मन में लालच आ चुका था।
वह किसी भी तरीके से मुन्नी से उस बहुमूल्य पत्थर को छीनना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी बातों में उसे फंसाकर उसे वह पत्थर मांग रही थी। लेकिन बच्ची अपनी बात पर अड़ी रही। उसने वह पत्थर भारती को नहीं दिया। भारती गुस्सा होकर वहां से चली गई। लगता इस मछुआरे की बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरा अपमान किया है। इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं राजमहल में काम करती हूँ। मैं आज ही जाकर राजा विक्रम से इसकी शिकायत करूंगी। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे अत्यंत दुख के साथ आपसे यह कहना पड़ रहा है कि आप भले ही इस राज्य के राजा हैं, लेकिन आपके ही राज्य में रहने वाले एक मछुआरे के पास आपसे भी ज्यादा बहुमूल्य एक वस्तु है। वह वस्तु ऐसी है कि देखते ही मन उसे पाने की इच्छा करने लगे। राजा विक्रम अब तक शांत बैठे हुए थे। भारती की बात सुनकर एकदम से क्रोधित हो उठे और ऊंचे स्वर में बोले, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रही हो तुम? अगर मेरे राज्य में किसी के पास मुझसे भी ज्यादा कोई बहुमूल्य चीज है तो वह मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूं। मुझे साफ साफ बताओ, ऐसा तुमने क्या देखा जो हमारे खजाने में उपस्थित नहीं है? महाराज, आज जब मैं अपने घर से निकली तो मैंने एक छोटी बच्ची को एक बहुमूल्य हीरे के साथ खेलते देखा। हीरा इतना बड़ा था कि वह मुश्किल से उस बच्ची के हाथों में समा रहा था। मैंने उस बच्ची से कहा कि मुझे यह हीरा दे दो, मैं इस राज्य के राजा विक्रमादित्य को इसकी भेंट दूंगी। लेकिन उस बच्ची ने मेरा अपमान किया और मुझे वहां से भगा दिया। क्या उस मछुआरे की बेटी की इतनी हिम्मत कि वह वो बहुमूल्य हीरा मुझे देने से इनकार करे? सैनिकों, फौरन जाओ और उस मछुआरे को उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने बिना सोचे समझे ही कन्हैया को अपने पास बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ समय के बाद कन्हैया राजमहल में उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? कन्हैया, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य हीरा है। वैसे तो तुम एक मछुआरे हो जो अपना गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से कर पाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अचानक से इतना धन कैसे आ गया कि तुम्हारी बेटी एक बहुमूल्य पत्थर के साथ खेल रही थी? फिर कन्हैया ने साफ मन से सारी सच्चाई राजा के सामने रख दी कि कैसे उसे सबसे पहले एक सोने का सिक्का मिला जो उसने अपने मित्र को उसकी बीमार बेटी का इलाज करवाने के लिए भेंट में दे दिया। बदले में उसके मित्र ने जो सबसे बड़ी और अच्छी मछली दी थी, उसी के पेट में से यह मूल्यवान हीरा निकला है। कन्हैया की बातें सुनकर राजा विक्रम जोर से हंसते हुए बोला, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मछुआरे भला तकिए के नीचे सोने का सिक्का और मछली के पेट से हीरा कैसे निकल सकता है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। भला मेरी क्या मजाल की मैं आपसे झूठ बोलूं? मुझे तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती। जब तक तुम मुझे अपने खजाने का राज नहीं बताओगे, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। सैनिकों, इस मछुआरे को अभी मेरी आंखों के सामने से हटाओ, इसे कैद कर लो, और जब तक ये सच न बताएं, इसे खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं मिलना चाहिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने कन्हैया को कारागार में डाल दिया। यह बात किसी तरह मोहिनी तक पहुंच गई और वो अपने पति को छुड़ाने के लिए अपने घर से राजमहल के लिए निकली। लेकिन सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। अरे ठहरो ठहरो, कहाँ घुसी चली आ रही हो? कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? मेरा नाम मोहिनी है, मैं कन्हैया की पत्नी हूँ। मेरे पति कन्हैया को बिना किसी जुर्म के राजा ने बंदी बना रखा है। कृपया मुझे अपने पति से मिलने दो, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, तो तुम उस मछुआरे की पत्नी हो जिसके हाथ बहुत सारा खजाना लगा है और वो राजा को बताना नहीं चाहता कि उसके खजाने का राज क्या है। मेरे पति ने जो कहा सच कहा। हमें सच में सोने का सिक्का तकिए के नीचे ही मिला था और फिर जब मैं मछली को काटा तो वो हीरा मछली के पेट से ही निकला था। मुझे लगता है ये दोनों पति पत्नी कोई चोर हैं। कहीं से ये सारा धन चुरा कर लाए हैं और पकड़े जाने पर मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सुनो लड़की, जो लोग राजा से झूठ बोलते हैं वो राजद्रोही होते हैं
और ऐसे अपराधी को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होती। इसलिए अपना समय यहाँ पर नष्ट मत करो और चली जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें भी कारागार में डाल देंगे। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास करो। और न ही मेरे पति कन्हैया ने कोई झूठ बोला। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम झूठे नहीं हैं। मेरे पति ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। कृपया मुझे राजा से मिलने दो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि मेरे पति निर्दोष है। हम राजा की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते, और वैसे भी यह उनका आराम का समय है। अभी वो अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। मोहिनी के लाख बोलने के बाद भी सैनिकों ने मोहिनी को अंदर जाने नहीं दिया। मोहिनी थक कर वापस अपने गांव चली गई और लोगों को इकट्ठा किया। मोहिनी बहन, कुछ बोलो तो, क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? और किशन कहाँ है? वो ठीक तो है? क्या उसकी तबीयत खराब है या उसे कुछ हो गया है? क्या हमारे गांव पर कोई खतरा आने वाला है? कुछ तो बोलो। मेरे पति को राजा के सैनिक उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे कैद कर लिया है। हमारे लाख बोलने पर भी वह नहीं मान रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। वह पत्थर हमें मछली के पेट से ही मिला है, और इससे पहले हमें एक सोने का सिक्का मिला था जो हमारे तकिया के पास ही था, और इस चीज की गवाही हरिया दे सकता है। हरिया, तुम ही बताओ ना कि हम सच बोल रहे हैं। हाँ सरपंच जी, मोहिनी सच बोल रही है। जब मैं अपनी बेटी की तबीयत खराब थी तो मदद मांगने के लिए उनके घर गया था, तभी इन्होंने मुझे वह सिक्के वाली बात बताई थी, और वह सिक्का मुझे बिना किसी शर्त या ब्याज के दे दिया था। उस सिक्के से मैंने अपना जाल ठीक करवाया था, उसी से मछली पकड़ी थी, और शाम को मैं मछली लेकर आया था, और इस मछली के पेट में से वह हीरा निकला है। यह तो उनकी किस्मत का हीरा है। मोहिनी और किशन एकदम ईमानदार हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब उसे दासी की वजह से हुआ है। वही इस गांव में सबसे लालची औरत है। वो राजमहल में काम करती है और इसी बात का फायदा उसने उठाया है। उसने कन्हैया और मोहिनी के खिलाफ राजा को भड़काया है ताकि वो सोने का सिक्का और हीरा उस दासी को मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि ये बात राजा को समझाए कौन? राजा बहुत ही धूर्त और लालची किस्म का इंसान है। उसने पहले भी गांव वालों को दुगना लगान लेकर परेशान किया है, और जब उसे खजाने की बात पता चली तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मोहिनी, तुम वो सोना और हीरा राजा को क्यों नहीं सौंप देती? क्या पता वो उस हीरे को पाकर तुम्हारे पति कन्हैया को छोड़ दे। मैंने राजा से यह बात बोली थी, लेकिन वो हमारी बातों को झूठ समझ रहा है। वो यह सोच रहा है कि हम राजा से झूठ बोल रहे हैं और अपने खजाने का राज नहीं बता रहे हैं। सच तो ये है कि ऐसा कोई खजाना ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे भाइयों, हम सबको कन्हैया और मोहिनी के लिए आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो जो आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। राजा, कल को हमारी गाय, हमारी जमीन, हमारा धन दौलत और घर भी कब्जा कर सकता है। ये राजा बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान है। तो मुखिया जी, क्यों ना हम सारे मिलकर ही राजा के दरबार में चलें और उससे प्रार्थना करें और उनको समझाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। शायद वो आपकी बात मान ले, क्योंकि आप इस गांव के मुखिया हो। शायद आपकी बात मान के वो हमारे कन्हैया को छोड़ दे। हाँ मंगलू, ठीक कह रहा है। हम सबको एक साथ चलना चाहिए। सरपंच जी, आप आगे चलिए। हमने आपको चुना है। आप इस गांव के सरपंच हैं और आपको ही हमारे लिए आवाज उठानी चाहिए। सरपंच और सारे गांव वाले मिलके राजा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह मोहिनी, सरपंच, हरिया और गांव के अन्य लोग राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आप ही के राज्य के गांव का मुखिया हूं, और जिस इंसान को आपने कैद किया है वो हमारे ही गांव का एक मामूली सा मछुआरा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए। उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो निर्दोष है। नहीं सरपंच, जब तक मुझे वह खजाने का राज नहीं पता चलता, मैं कन्हैया को नहीं छोड़ सकता। अगर उस खजाने को पाकर कन्हैया मुझसे भी अमीर हो गया तो मेरी शक्ति को कौन मानेगा? कोई भी मुझे राजा नहीं मानेगा। तुम भी मुझे राजा मानने से इनकार कर दोगे। इसलिए मुझे उस खजाने का पता चाहिए, तब जाकर ही मैं कन्हैया को छोड़ूंगा। लेकिन महाराज,
ऐसा कोई खजाना है ही नहीं। जितना मुझे मोहिनी और कन्हैया ने बताया है, उनको तो ये सोना उनके तकिए के पास मिला था और वो हीरा एक मछली के पेट से मिला था और वो मछली हरिया ने खुद अपने जाल से पकड़ी थी। ये तो बस किस्मत का खेल है। तो तुम्हारा यह कहना है कि मछली के पेट से हीरा निकलता है। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ मुखिया, लेकिन मुझे उस तालाब का ठिकाना चाहिए जहां से वह मछली पकड़ी गई थी, ताकि मैं खुद वहां की सारी मछलियां पकड़ूं और सबका पेट काटकर हीरा निकाल लूं। ये राजा तो कुछ ज्यादा ही लालची है। ये तो हम में से किसी की बात नहीं मान रहा। चिरकुट कही का ऐसा चिंदी चोर राजा और कहीं हो ही नहीं सकता। सरपंच मन ही मन सोच ही रहा था, तभी राजा दोबारा बोलता है। क्या हुआ सरपंच, किस सोच में पड़ गए? मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं। मैं कन्हैया को सिर्फ एक दिन के लिए तुम सब लोगों के साथ जाने देता हूं और तुम अपने गांव जाओ और सारे के सारे उसे तालाब के किनारे जाने का रास्ता और रहस्य मुझे बताओगे। अगर एक दिन के अंदर कन्हैया और तुम सब गांव वाले वापस नहीं आए तो मैं स्वयं तुम्हारे गांव में आऊंगा और सबके घर उजाड़ दूंगा। लालची राजा ने इस बात के साथ कन्हैया को जाने दिया कि वह उस तालाब तक जाने का रास्ता बताएगा। हरिया, सरपंच और सभी गांव वाले मान गए और सब कन्हैया के साथ गांव लौट आए। नहीं, ये खुशी मनाने का मौका नहीं है। इस बार हम कन्हैया को वापस लेकर आ गए हैं, लेकिन अगर हमने राजा को उस तालाब तक जाने का रास्ता नहीं बताया तो राजा हमारे पूरे गांव को नष्ट कर देगा। हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और ये तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन सरपंच जी, वो तालाब हमारे गांव का तालाब है और अगर राजा उस तालाब का सारा पानी निकाल के वहां की सारी मछलियां पकड़ लेगा तो हम क्या पिएंगे? हम सब उसी तालाब का पानी पीते हैं, हम प्यासे ही मर जाएंगे। तुम्हारी बात जायज है हरिया, लेकिन जैसा कि तुम सबको पता है कि राजा बहुत ही लालची और धूर्त है। वो बिना उस खजाने के नहीं मानेगा। उसने कन्हैया के पास एक हीरा क्या देख लिया, उसे अब वो हीरा चाहिए। इसके जैसा लालची राजा भगवान किसी को भी न बनाए। तभी वहाँ पे गांव के बूढ़े काका और काकी आते हैं। वो बूढ़े काकी कोई और नहीं है, बकली जफर और मालिक ही थे। को काका काकी का रूप धारण करके आए थे। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बूढ़े काका, आप किस तरकीब की बात कर रहे हैं? सब बूढ़े काका की तरफ आश्चर्य होकर देखने लगे। यह बूढ़े काका कभी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब गांव पर समस्या आई तो आज कई सालों के बाद यह बूढ़े काका बोले हैं। इस राजा के आतंक से तो हम बहुत परेशान हैं। इस राजा से पहले इस राजा के पिता राज करते थे। वो भी ऐसे ही आतंकी राजा हुआ करते थे। लेकिन बच्चों, पाप का घड़ा हमेशा ही बढ़ता है। लगता है इस राजा का अंत नजदीक आ गया है। इसीलिए हमें कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी जिससे कि ये राजा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बूढ़े काका, आप ही कोई तरकीब बताइए। हम इस लालची राजा से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? क्या कोई उपाय है इस राजा से छुटकारा पाने का? तुम सबने उसे चंपीर तालाब के बारे में तो सुना ही होगा, जिस तालाब पर वो काली शक्तियों का सरगना रहता है। सबको पता है कि लालच ही उसकी ताकत है। कोई लालची व्यक्ति अगर उसके पास पहुंच जाए तो वो उसे खजाने का लालच देता है और उसके बाद उसकी आत्मा को निगल जाता है। हाँ बूढ़े काका, हमें पता है उस तालाब के बारे में, लेकिन उस तालाब की तरफ कोई नहीं जाता और बहुत ही खतरनाक तालाब है। मैं खुद गांव वालों को वहां जाने से मना किया है, क्योंकि अगर एक बार वहां कोई चला गया तो पूरे के पूरे गांव पर ही संकट आ सकता है। कोई ना कोई इंसान लालच में वहां पहुंच जाएगा और उस शैतान की ताकत बढ़ाएगा, और जो कि हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। मुखिया, तुम ठीक समझे। मैं उस तालाब की ही बात कर रहा हूं। क्यों ना हम राजा को इस तालाब के पास लेकर जाएं और राजा वहां की सारी मछलियां निकाल लेगा। और जैसे ही राजा लालच में आकर उस खजाने को पाने की कोशिश करेगा तो चंपीर तालाब का शैतानी राक्षस राजा को खा जाएगा और उसकी आत्मा को अपनी आत्मा में मिल लेगा।
लेकिन काका, यह तो बहुत ही बुरा होगा। हम राजा को झूठे जाल में फंसने की बात कर रहे हैं। अगर उसे पता चल गया तो हमारा क्या होगा? कन्हैया, वैसे भी तो तू डर के साए में ही जी रहा है। अगर इस राजा से छुटकारा चाहते हो तो एक दुष्ट को दुष्ट का सामना करने दो। राजा भी दुष्ट है और शैतान भी दुष्ट है। दोनों एक दूसरे को मार कर खत्म हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी मरे, आखिर भलाई हम लोगों की ही होगी। अरे मेरे पास एक और उपाय भी है। आजकल अढ़ैया पंडित बहुत ही ट्रेंड में है। क्यों ना हम उसके पास जाएं? वो आजकल जंगल में ही मिलेगा। हम उसके पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगा। अड़ैया ब्राह्मण, ओ अड़ैया ब्राह्मण, आंखें खोल। मेरे भाई, मुझे तेरी सख्त जरूरत है। एक राजा मेरे पीछे पड़ गया है। वह मेरी किस्मत चुराना चाहता है। आंखें खोल मेरे भाई। अरे अरे कन्हैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी किस्मत में तो बहुत सारा खजाना लिखा था। ये बात मुझे जिन्न ने बताई थी। और तू अब तक मछली पकड़ रहा है। छोड़ दे ये काम। अरे भाई, उस खजाने का क्या करूंगा? अगर राजा मेरी गर्दन ही उड़ा देगा तो? गर्दन उड़ा देगा? लेकिन क्यों? क्या बात है? वो राजा विक्रम मेरे सर चढ़ गया। उसने मेरी बेटी के हाथ में एक अनमोल पत्थर देखा, जिसको अब वो लेना चाहता है। हाँ तो दे दे उसे और अपनी जान बचा ले। मेरे कान क्यों खा रहा है? मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वह कह रहा है कि मुझे खजाने का रास्ता बता। मुझे तो खुद नहीं पता कि खजाने का रास्ता कहां से जाता है। अब तू ही बता भाई, मैं क्या करूं? अरे यार, सुबह सुबह तू आ गया मेरे को परेशानी बताने के लिए। तुझे पता नहीं है क्या कि मेरे को सुबह सुबह सबसे पहले खाना चाहिए होता है, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। अरे अड़ैया, तू बस भूखा ही रहियो और मैं यहां पर मर जाऊंगा। अच्छा ले, ये 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हैं। इसे खा ले और मुझे जल्दी से उपाय बता। अरे वाह कन्हैया, ये तो बहुत अच्छे लड्डू हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तू ये लड्डू कहां से लेकर आया है? ये लड्डू तो मुझे मथुरा पंडित ने दिए हैं। मथुरा पंडित मथुरा गया था, वहां ब्रिजवासी से लेकर आया है। चल, अब बहुत लड्डू खा लिए, अब जल्दी से बता कि करना क्या है। अरे रुको जरा, सब्र करो। लड्डू का मजा तो लेने दे यार। अच्छा अब सुन, आज शाम को तू राजमहल के बगीचे में चुपचाप चले जाना। वही तुझे तेरी रिहाई का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वहां क्या है और मेरी रिहाई का रास्ता कैसे मिलेगा? मैं तुझे अभी बताऊंगा तो तुझे यकीन नहीं होगा, इसलिए शाम को जाकर खुद देख लियो, ठीक है? अरे लेकिन अड़ैया, मुझे डर लग रहा कि राजा के सैनिकों ने मुझे देख लिए और फिर से मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया। तो एक काम कर ना, तू भी मेरे साथ चल। ना तू चलेगा तो राजा के सिपाही तुझे पहचान लेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। मैं चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन मुझे खाना चाहिए बहुत सारा, 2.5 किलो की बाटी और पूरी, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। कन्हैया और अड़ैया चुपके से राजमहल के बगीचे में दाखिल होते हैं। महाराज, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? आप इस राज्य के महाराज हैं और मैं एक दासी। मैं आपके प्रेम की प्यासी। आप मुझसे विवाह कब करेंगे? भारती, बस कुछ दिन और जैसे ही तुमने मुझे उस पत्थर के बारे में बताया है, मैं उसे पत्थर को कन्हैया से हड़प लूंगा और फिर उस पत्थर की मदद से इस राज्य की महारानी से छुटकारा पाऊंगा। जैसे ही उस पत्थर की शक्ति से महारानी मूर्ति में बदल जाएगी, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की महारानी घोषित कर दूंगा। अरे तेरी, यहाँ तो इन दोनों का हैप्पी वैलेंटाइन चल रहा है यार। अब देख इस राजा को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। साला मुझे परेशान करता है, मुझे मौत की धमकी देता है। हाँ, मुझे तो पहले से ही इस दासी पर शक था। मुझे पता था कि एक राजा किसी दासी की बात तभी मानता है जब वो उस दासी पर फिदा हो। अगर मैं तुझे वही जंगल में बता देता और तू अपनी आंखों से नहीं देखा, तो तू इस बात पर भरोसा नहीं करता यार। अरे कौन है वहां?
सैनिकों, सैनिकों। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, सैनिकों को बुलाओ और बता दो कि तुम इस दासी के साथ यहाँ पर इलू इलू कर रहे हो। मैं भी महारानी को बुलाऊंगा और उनको बताऊंगा कि तुम कैसे उन्हें पत्थर की मूर्ति बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, ताकि इस दासी के साथ तुम गुलछर्रे उड़ा सको। अरे कन्हैया, तू तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दे कन्हैया, मैं तुझे पहचाना नहीं। तू तो बापों का भी बाप निकला, तू तो अड़ैया ब्राह्मण को ही लेके आ गया। अब तो तेरा राज मैं तेरी पत्नी को बताकर ही रहूंगा। वहीं तेरी खबर लगी और तू दासी, तू तो अब नहीं बचेगी। तुझसे तो मैं बिजली की तार पर पोंछा लगवाऊंगा। मुझे माफ कर दे, तू रानी से कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं इस राज्य का राजा बना हूं। इस राज्य के राजा बनने से पहले मैं इस भारतीय से प्रेम करता था और इस राज्य की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही मैं राजा बन पाया हूं। अगर तूने मेरा भांडा फोड़ दिया तो मेरी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। अरे धूर्त राजा, मुझे तो तेरे बारे में पहले से ही सब पता था। बस मैं देख रहा था कि तू मेरे दोस्त कन्हैया को कितना परेशान कर सकता है। अरे अड़ैया ब्राह्मण, मुझे यह नहीं पता था कि कन्हैया तुम्हारा दोस्त है, नहीं तो मैं इसे कभी भी परेशान नहीं करता और मुझे इसका खजाना नहीं चाहिए। कन्हैया, तू अपना खजाना अपने पास रख भाई, मुझे तेरा खजाना नहीं चाहिए। वो तेरी किस्मत का है, उस तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। कन्हैया, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरी बेटी के हाथ में वह पत्थर देखा था और फिर मुझे भी लालच आ गया था। मैं तो इस लालच में थी कि राजा विक्रम से शादी करके मैं एक नई दुनिया बसाऊंगी और इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी। चलो, अब मामले को यही रफा दफा करो। ना ही मैं तुम्हारे खजाने को लूंगा और ना ही तुम मेरी पत्नी से कुछ बोलोगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें या तुम्हारी और कोई शर्त भी है? विक्रम, अब तू देख, तूने मुझे और मेरी बीवी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तेरी बीवी को बुलाऊंगा, महारानी को बुलाऊंगा और तेरा भांडा उसके सामने फोड़ दूंगा और तू वापस से इस राजा की गद्दी से उतर के एक आम इंसान बन जाएगा। लगता है तुम दोनों यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे। तुझे पता है मेरा नाम भारती है और मैंने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। मैं अभी अपने राक्षस भाई को बुलाती हूँ जो तुम दोनों को चुटकी में मसल कर रख देगा। ओम भीम क्लिम क्लिम चामुंडा प्रकट हो। तभी वहां पर एक लाल राक्षस प्रकट होता है जिसकी आंखों में खून सवार था। उसके बड़े बड़े दांत जैसे इंसान को चीरने के लिए ही बने हों। वो जोर जोर से हंसाता है। कहो भारती, मुझे कैसे याद किया? क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे तेरी ये भारती तो कोई आम औरत नहीं लगती है भाई। इसके पास तो रक्षा करने के लिए राक्षस भी है। लगता है यह हमारा कचूमर निकाल देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू घबरा मत मेरे भाई, मैं भी अपने दोस्त को बुलाता हूँ। जिन, मेरे दोस्त, यहाँ। मेरे दोस्त और इस राक्षस को सबक सीखा। ये हम दोनों को खाने की बात कर रहा है। तभी अड़ैया का दोस्त नीला जिन्न वहां पर प्रकट होता है। बोल मेरे दोस्त अड़ैया, क्या हुआ? कैसे याद किया मुझे? ये लाल राक्षस मुझे धमकी दे रहा है। ये मुझे घूर रहा है जैसे कि मुझे खो जाएगा। मेरी भूख बहुत पुरानी है। मैं इन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा और ब्राह्मण का मांस तो बहुत ही मीठा होता है। बहुत सालों बाद मैं ब्राह्मण का मांस खाऊंगा। और क्यों रे मछुआरे, तूने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा है। आज मैं तुझे मच्छी फ्राई करके खा जाऊंगा। समझ नहीं आता कि तुझे लाल राक्षा बोलूं या लाल बंदर। तेरी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है। तू मुझे क्या धमकी दे रहा है? हिम्मत है तो मेरे दोस्त नीले जिन से मुकाबला करके दिखा। अपने बराबरी वाले से लड़ने में डर लगता है क्या? नीला जिन्न हो या पीला जिन्न हो, तुम सारे के सारे मेरे लिए सिर्फ भोजन हो। आज मैं तुम्हारी हड्डी तक चबा जाऊंगा, तब जाकर मेरी आत्मा तृप्त होगी। अबे आओ बदसूरत राक्षस, बहुत बोल बच्चन दे दिया तूने। सिर्फ बोल बच्चन ही देगा,
या कुछ करने का जिगरा भी है तेरे अंदर? मैंने अपनी माँ को वादा किया था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन तू मेरे दोस्तों को डरा रहा है, इसलिए मैं अपनी माँ की कसम तोड़ के तुझे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। डायलॉग तो अच्छे बोल लेता है। साउथ की फिल्में ज्यादा देखता है क्या? रुक बेटा, तुझे साउथ की फिल्म का एक्शन भी दिखाऊंगा। वैसे भी तेरी चपड़ चपड़ सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। तुझे एक चांटे में धूल चटवाऊंगा। तू मुझे लाल बंदर बोल रहा है? तू अपनी शक्ल दे नील गुब्बारे। तेरे तो पैर भी नहीं है। बचपन में ही लंगड़ा पैदा हुआ था क्या? अबे तेरी दिक्कत क्या है? तू दोबारा बोल बच्चन देना शुरू कर दिया। सिर्फ बोलता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? दम है तो आजा, नहीं तो मैं ही आता हूँ। रुक। ये मारा, ये पटका। देख कन्हैया, हमारा दोस्त जिन इस लाल राक्षस को लाल बंदर बना देगा। और मार, और मार। अब बता, और किसको बुलाएगी तेरे राक्षस दोस्त की? तो मेरे दोस्त ने बैंड बजा दी है। अब हमारी बारी है। अब हम बुलाएंगे महारानी को और तुम दोनों राज सबके सामने आ जाएगा। महारानी, देखो, हमने आपके पति को इस दासी के साथ रंगे हाथों वैलेंटाइन डे मनाते हुए पकड़ा है। और तो और उनकी प्लानिंग थी कि आपको सदा के लिए एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया जाए और उसके बाद यह दासी इस राज्य की महारानी बन जाए। विक्रम, तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस राज्य के महाराज मेरी बदौलत बने हो। मुझसे शादी करने से पहले तुम एक मामूली इंसान थे। आज देखो, मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सैनिकों, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। एक राजा होते हुए भी इसने अपने ही राज्य से धोखा किया है। और इस दासी को भी ले जाओ। ये दासी इसके हर बुरे काम में बराबर की हिस्सेदार है। चलो राजा विक्रम, अब तुम कोई राजा नहीं रहे। चलो, अब तुम काल कोठरी में अपना वैलेंटाइन डे मनाना अपनी दासी के साथ। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा राजा हूँ। छोड़ो, मेरा हुक्म मानो। अरे चलो चलो, बड़े आए राजा। तुम राजा होते हुए भी अपनी पत्नी के नहीं हुए तो इस राज्य के क्या होगे? चलो, अब अपना राजपाट कारागार में संभालना। हाँ।